हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है नेचर ऑफ मैथ्स। गणित विषय के प्रकृति के बारे में आज हम जानेंगे, जो कि गणित शिक्षण का एक प्रमुख हिस्सा है। जब हम स्कूल में या क्लासरूम में बच्चों को गणित विषय पढ़ाने के लिए जाते हैं तो हम कुछ उद्देश्य लेकर के ही जाते हैं, या हर एक टीचर जो है अपने अपने सब्जेक्ट का कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ उद्देश्य लेकर के कक्षा में जाते हैं, और इन्हीं उद्देश्यों के अनुसार उस विषय का संरचना का निर्माण होता है, उस विषय की प्रकृति का निर्माण होता है। तो गणित के नेचर के बारे में, या अगर गणित की प्रकृति के बारे में हम कहें तो इसका नेचर जो है हर एक विषय के साथ कैसे ये कोरिलेट करता है, हर एक विषय के साथ कैसे ये सहसंबंध है, और कैसे उन विषयों के अध्ययन के लिए इस विषय की उपयोगिता है, इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। फर्स्ट है कि यहाँ पर चार भाग मैंने यहाँ पर किया है। नेचर ऑफ मैथ्स में चार भागों को मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहला है मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशंस यानी कि बेसिकली ये तर्क होते हैं, या हम ऐसा कहें कि कोई ऐसा कथन जिस पर आप सहमत हैं या नहीं हैं, यानी एक लॉजिकल स्टेटमेंट, जो कि इसका दूसरा पार्ट भी है। नेचर ऑफ मैथ्स में सबसे पहले हम इस मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस के नेचर को देखेंगे, यानी जो गणितीय संकल्पना होता है, विभिन्न प्रत्यय होते हैं, उन प्रत्ययों का किस तरह से हम नेचर या प्रकृति को हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि गणित के जो नियम या फिर जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो थ्योरम्स होते हैं, वह लगभग हर जगह एक समान होते हैं, यानी वो चेंजेबल नहीं होते हैं। आप अगर स्कूल में कोई नियम पढ़ते हो, कोई फॉर्मूला पढ़ते हो, वही नियम जो है आप बड़े होकर के भी, या फिर जो आप नेक्स्ट क्लासेस, हायर क्लासेस में जाओगे तब भी वो फॉर्मूला सेम रहता है, उस फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये इसका पहला प्रकृति हुआ, जो कि प्रीपोजिशंस के हिसाब से है कि गणितीय नियमों में कोई परिवर्तन स्थान के हिसाब से या समय के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं, बल्कि हाँ, उसमें कुछ संशोधन अवश्य किया जाता है, कुछ चेंजेस जो है अवश्य किया जाता है। इसके अलावा प्रीपोजिशंस में हम एक और चीज़ ऐड करेंगे कि गणित की अपनी एक भाषा होती है, यानी भाषा में जिसमें कि विभिन्न टर्म्स होते हैं, अलग अलग टर्म्स का डेफिनेशंस होता है, कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं, विभिन्न प्रकार के थ्योरम आपको बताए जाते हैं। ये सारे थ्योरम, ये सारे टर्मिनोलॉजी जो होते हैं, और ये सारे डेफिनेशंस, ये मिलाकर के गणितीय भाषा का निर्माण करते हैं। देन हम ऐसा कर सकते हैं, अगर लॉजिक की बात करें तो लॉजिक के कारण, यानी लॉजिकल पावर जो है, बच्चों में तर्क करने की क्षमता जो है वो उत्पन्न होती है। या ऐसा कहें कि जब हम क्रमबद्ध ज्ञान देते हैं बच्चों को, स्टेप बाय स्टेप हम उन्हें नॉलेज देते हैं। सबसे पहले उन्हें संख्याओं का ज्ञान कराते हैं, फिर हम उन्हें संख्याओं को जोड़ना, घटाना, या संख्याओं से संबंधित जो कैलकुलेशंस होता है वो बताते हैं, तो इससे एक क्रमबद्धता आती है, और उसके बाद वो तर्क देना शुरू करते हैं, यानी लॉजिकल नॉलेज उनमें, यह तर्क शक्ति का विकास होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है, थर्ड है प्रूफ। तो प्रूफ के हिसाब से अगर हम नेचर ऑफ मैथमेटिक्स को डिफाइन करें तो प्रूफ करने से बच्चों में एक स्पष्ट ज्ञान का विकास होता है, यानी हर एक चीज़ को वो स्वयं से प्रूफ करते हैं। किसी भी थ्योरम को, किसी भी कथन को, किसी साइंटिस्ट ने किसी मैथमेटिशियन ने कुछ कह दिया है, तो उस नॉलेज को सबसे पहले वो प्रूफ करते हैं, उसके प्रूफ को देखते हैं, और ये प्रूफ को देखने से उनमें एक क्लियर कॉन्सेप्ट नॉलेज आता है, यानी कि स्पष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है। देन नियम और जो सिद्धांत में एकरूपता उन्हें मिलती है, इस एकरूपता के कारण बच्चों में जो है किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को करने में हमेशा वो नियम के अनुसार करेंगे, यानी जो नियम होते हैं उन नियमों को फॉलो करने का एक क्षमता जो है वो डेवलप होगा। हम ऐसा कह सकते हैं, इससे बच्चों में मॉरल वैल्यूज़, यानी किसी की बात सुनना या उन नियमों को सुनना, ये मॉरल वैल्यूज़ उनमें डेवलप होते हैं। और जब वो प्रूफ करते हैं किसी चीज़ को, तो इससे उनमें सत्य और ईमानदारी के गुणों का विकास होता है। देन नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के हिसाब से, यानी संरचना के हिसाब से आप ऐसा कर सकते हैं कि बच्चे जो है निष्कर्ष निकालना, यानी कंक्लूजन फाइंड करना, निष्कर्ष निकालना सीखते हैं। बच्चे जो है वह किसी भी चीज़ को जनरलाइज कर पाते हैं, यानी सामान्य नियमों में ढाल पाते हैं। जैसे लाभ हानि से संबंधित ही उन्हें कुछ कॉन्सेप्ट जो है मैथमेटिक्स में बताया जाता है, तो वो उस स्ट्रक्चर को, यानी लाभ हानि का जो स्ट्रक्चर होता है, या फिर बीजगणित से संबंधित जो भी स्ट्रक्चर्स, जो भी फार्मूला उन्हें दिया जाता है, मेंसुरेशंस में जो भी फार्मूला उन्हें बताया जाता है, उस सभी फार्मूला को वो जनरलाइज, यानी आम दिनों में कैसे उसका यूज़ करें,
साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में उन्हें पढ़ाया अगर जाता है तो उसका यूज़ कहाँ करें इस बारे में वो जान पाते हैं, यानी उस गणितीय संरचना का वो प्रयोग वास्तविक जीवन में या व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग कर पाते हैं। तो इससे उनमें व्यवहारिकता का भी विकास होता है। और इन सभी प्रीपोजिशंस, लॉजिक, प्रूफ, स्ट्रक्चर का यूज़ जो है वो अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए, यानी जीविकोपार्जन करने के लिए या किसी रोजगार प्राप्त करने के लिए वो उसका यूज़ कर सकते हैं। छोटे मोटे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब उन्हें मापने तौलने जैसी क्वांटिटीज़ के बारे में पता हो जाती है, यानी मापन से संबंधित जब उन्हें जानकारी हो जाती है, मापन के स्ट्रक्चर को जब वो जान पाते हैं, तब बच्चे जो है व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यानी वही स्टूडेंट बड़े होकर के कुछ आत्मनिर्भरता की ओर जाते हैं, उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और साथ ही साथ वो डिफरेंट डिज़ाइंस, आकृतियों को देखने के बाद एक उनमें प्रसन्नता, या हम ऐसा कहें कि एक हर एक चीज़ में, नेचर में वो खुशी ढूंढते हैं। तो मैथमेटिक्स सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं है, सिर्फ खरीदना बेचना तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति में जो डिफरेंट डिज़ाइंस है, पेड़ों का आकार है, पेड़ों का लंबाई, पेड़ों का ऊंचाई, या हम ऐसा कहें कि जो मधुमक्खी के छत्ते का जो डिज़ाइन होता है, या फिर खेत का जो डिज़ाइन होता है, नदियों का आकार होता है, कभी कर्विकल होता है, कभी सीधे जाती है नदियाँ, इन सभी चीज़ों में बच्चे जो है गणित को ढूंढते हैं। तो इससे क्या होता है, नेचर से भी वो कनेक्ट कर पाते हैं मैथ्स को, और बहुत ज़्यादा जो है वो हर एक चीज़ में गणित को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि गणित जो है पूरे कण-कण में है, और बच्चे अगर इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे, इसमें रुचि लेंगे, तो इससे उन्हें पता चलेगा कि आसपास की कितनी सारी चीज़ें हैं जिसमें वो गणित को खोज सकते हैं। ओके, थैंक यू।